अभी अचानक से जैक सुलिवन भारत की यात्रा के लिए निकले हैं। अब भारत की यात्रा की बात हमने आपको कल तक बताई थी, कल तक ये चीजें निकलकर सामने आई थी, पर अब कहा जा रहा है कि ये यात्रा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्यों महत्वपूर्ण होने वाला है? क्योंकि यहाँ पर बात होने वाली है उस डैम की जो डैम बनाने जा रहा है चाइना ब्रह्मपुत्र नदी पर, और इसके प्रभाव को लेकर ये बहुत तेज रफ्तार में जैक सुलिवन यहाँ पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि ये जो बातचीत है ये बातचीत बहुत ज्यादा खास होने वाली है। भले ही चाइना ने ये कह दिया कि कोई टेंशन नहीं है, परेशान मत हो, लेकिन यहाँ अमेरिका परेशान दिख रहा है। अब इन सब के बीच में क्या है वो वाटर वार, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि ये यहाँ पर शुरू हो रहा है, और यही वजह है जो अमेरिका दौड़ा दौड़ा यहाँ पर पहुंचा है। क्या अमेरिका को भी किसी तरीके से इसका प्रभाव पड़ रहा है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत के गवर्नमेंट ने इस चीज को लेकर एक कंसर्न जाहिर किया और कहा कि ये जो आप डैम बना रहे हैं ये डैम गलत कर रहे हैं, इसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा जो नीचे के देश हैं। तो चाइना ने यहाँ कहा कि नहीं जी, आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप टेंशन मत लो। लेकिन कहा क्या जा रहा है, चाइना में अभी सबसे बड़ा डैम कौन सा डैम है? थ्री गोर्जेस डैम। थ्री गोर्जेस डैम को कहा जाता है कि दुनिया के आश्चर्यों में से एक आश्चर्य। क्यों? क्योंकि एक तो जितना खर्च इसमें किया गया, इसे बनाने में करीब 37 बिलियन डॉलर खर्च हुआ, और इसमें इतना कंक्रीट, इतना सीमेंट, इतना सब कुछ लगाया गया कि 32 एफएल टावर खड़े हो सकते थे। इतना ज़्यादा इसमें समय भी लगा, 17 साल का समय लगा, अच्छा खासा पैसा खर्च करा। जिसके बाद चाइना को बहुत सारी चीज़ें हासिल हो गई। अब चाइना के पास एक पानी स्टोरेज है, और इससे ये आसपास के क्षेत्रों को कई किलोमीटर तक, सैकड़ों किलोमीटर तक ये आसानी से सिंचाई वगैरह पहुंचाता है। सारे काम यहाँ पर होते हैं। वहीं इस डैम से 3 गुना ज्यादा बिजली निकालेगा ये नए डैम। इसका मतलब ये हो गया कि ये थ्री गोर्जेस डैम से भी बड़ा होने वाला है। हालांकि जब थ्री गोर्जेस डैम बना था तब नासा ने कहा था कि थ्री गोर्जेस डैम का प्रभाव, दुष्प्रभाव ज्यादा है और पृथ्वी के रोटेशन पर असर पड़ेगा, ये पृथ्वी के रोटेशन को धीमा कर देगा। क्या साइंस इस बात को कहता है कि ऐसा हो सकता है? तो साइंस इस बात को कहता है कि समुद्र तल से भी ऊंचा अगर ऊंचाई होती है और भार बढ़ता है तो इसका असर रोटेशन पर पड़ता है। यानी फिर क्या होगा? फिर दिन ज्यादा बड़े होने लगेंगे, ये कहा गया। लेकिन अब जो ये नया डैम अगर बनेगा तो इसका प्रभाव क्या होगा? क्या इसका प्रभाव भी विनाशकारी होगा? और अमेरिका यहाँ दौड़ा दौड़ा क्या सिर्फ साइंस की वजह से आया है? नहीं, सिर्फ साइंस की वजह से ये दौड़कर नहीं पहुंचे हैं। अगर चाइना के मैप को देखेंगे ना तो आपको इनकी रणनीति समझ में आ जाएगी। और चाइना ने ये रणनीति आज नहीं बल्कि माओ के समय में ही बना दिया था। और आपको याद होगा 5 फिंगर की जो थ्योरी है, वो 5 फिंगर की थ्योरी ही इसी चीज पर आधारित है। चाइना के मैप को देखिए, 94% इलाका कहाँ रहता है? इनका 94% इलाका रहता है समंदर के पास। यहाँ पर इन्हें मीठे पानी का स्रोत नहीं है। 6% जनसंख्या इधर नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है? क्योंकि इनके पास भी पानी का स्रोत नहीं है। ये जो 6% जनसंख्या है, इस 6% जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भूभाग है जो खाली पड़ा हुआ है। क्यों खाली पड़ा हुआ है? क्योंकि यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, साफ पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, संसाधनों की कमी है। तो माओ के समय में ही एक पूरा प्लान बना, जिस प्लान में ये कहा गया कि चाइना के पास तो फ्रेश वाटर नहीं है, लेकिन चाइना के पड़ोसियों के पास है। चाइना के पड़ोसी भूटान के पास एक अच्छी नदी है, भारत के पास एक अच्छी नदी है, नेपाल के पास नदी का प्रवाह है, बांग्लादेश के पास प्रवाह है। तो यहाँ पर 5 फिंगर थ्योरी के तहत तिब्बत के बाद भूटान, नेपाल, अरुणाचल प्रदेश, इन सबको निशाने में क्यों लेना था? क्योंकि इन सब की नदियों पर कब्जा करना था। ये माओ का एक बड़ा सिद्धांत था। जो असली युद्ध है वो असली युद्ध किस चीज के लिए है? असली युद्ध है पानी के लिए। तिब्बत, जिसे वाटर टावर कहा जाता है, यानी कि पानी का टावर, ये टावर पर कब्जा कर चुका है। अब इसके बाद वो बाकी फिंगर्स की तरफ बढ़ रहा है। अब जरा सोचिए, ठीक तिब्बत में इस लोकेशन पे जो दिखाया जा रहा है वो बना रहा है ब्रह्मपुत्र पर एक इतना बड़ा डैम जो थ्री गोर्जेस डैम से भी बड़ा हो। तो क्या होगा? ब्रह्मपुत्र का सारा पानी
वो स्टोर रख सकता है, बड़ी मात्रा में स्टोर रखेगा। बड़ी मात्रा में स्टोर रखने का मतलब है कि जो ये 6% वाला जनसंख्या वाला इलाका है, यहाँ पर सिंचाई, बिजली, ये सब चीजों का प्रावधान होगा। अब दूसरी बात ये है कि यहाँ पर अमेरिका को क्या, अमेरिका क्यों भागा हुआ आया है? तो अमेरिका के भाग के आने के पीछे एक बड़ा कारण है। क्या बांग्लादेश भी डूब जाएगा? जाहिर तौर पर ये जो डैम अगर बनता है तो भारत ने क्या किया है, भारत ने भी अपने इलाके में डैम बनाना शुरू किया है। अब भारत के इलाके का डैम तो उतना बड़ा नहीं होगा, ये अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि नए डैम के लिए कहा जा रहा है 132 से 137 बिलियन डॉलर खर्च करेगा, यानी कि यहाँ पर बहुत बड़ा डैम वो बनाएगा। तो इसका अर्थ हो गया कि इतना पानी स्टोर रहेगा कि अगर चाइना ने ये पानी छोड़ा तो अरुणाचल प्रदेश से लेकर बांग्लादेश बह जाएगा। अब ऐसे में भारत तैयारी तो कर रहा है अपने अरुणाचल प्रदेश को बचाने के लिए, यानी कि यहाँ पर अगर अचानक से चाइना डैम का पानी छोड़ता है तो भारत कुछ हद तक रोक सकेगा, पर जाहिर तौर पर फिर भारत को भी पानी रिलीज करना पड़ेगा, और ये भारत पानी रिलीज करेगा तो बांग्लादेश की तरफ जाएगा और बांग्लादेश फिर तबाह होगा। अब वो सेंट मार्टिन का अगर कहें कि शायद कहीं पर इन्होंने सोचा होगा सेंट मार्टिन वाली द्वीप, अगर ये सही बात होगी तो चाइना ने इसका तोड़ निकाल लिया। चाइना ने अब इस डैम की घोषणा करके बांग्लादेश और ये सेंट मार्टिन द्वीप का जो प्लान है, इस पूरे प्लान को यहाँ पर चौपट कर दिया। हालांकि तुरंत से डैम नहीं बन जाता है, अभी बहुत सारी चीजें हैं। यही बात है कि अमेरिका यहाँ पर दौड़ा हुआ पहुंचा है, और दौड़ा हुआ पहुंचने के बाद अमेरिका यहाँ पर बात करेगा कि इस डैम को लेकर हम आगे क्या बात कर सकते हैं। दुनिया की तरफ से एक दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी। ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन दलाई लामा से कोई मीटिंग वगैरह नहीं होने वाली है। सिविलियन न्यूक्लियर कॉरपोरेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस, मिलिट्री लाइसेंसिंग और चाइना की इकोनॉमिक ओवर कैपेसिटी, इन सब चीजों को लेकर भारत और अमेरिका के बीच में बातचीत होगी। इससे ज्यादा कुछ बातचीत नहीं होगी, पर यहाँ पर जो चीजें दिख रही हैं वो भविष्य के आधार पर थोड़ी गड़बड़ जरूर दिख रही हैं। और जहाँ तक वाटर वॉर की बात है ना, इसका एक उदाहरण देख लीजिए। ये जो शख्स कह रहे हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, And now we need to put the economics of water not only in terms of monetary values but also in terms of governance, in terms of recognizing water as a... ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इस तरीके की चीजें और भी पहले कही जा चुकी है। आने वाला जो युद्ध होगा ना, ये युद्ध पानी का ही युद्ध है, और उस दिशा में लोग बढ़ भी रहे हैं। वैसे माओ के समय में ही ये चीज तय हो गई थी। और सबसे अच्छी बात क्या है, मैं ये देखती हूँ चाइना के जो भी रणनीतिकार हैं वो बहुत दूर तक की सोचते हैं, दूर तक की प्लानिंग कर लेते हैं। इस मामले में वो बहुत लकी रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।